हेलो दोस्तों, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा जो ट्वेल्थ यानी कि ट्वेल्थ क्लास की जो सेकंड बुक है, जिसमें हम बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ द नेशन। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसका हम आज लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, यानी कि जो हमारे नेशंस को बिल्ड करने टाइम इंडिपेंडेंस के बाद जो भी हमारे देश का जो निर्माण किया जा रहा था उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था, इंडियाज इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। किसमें? लेक्चर 1 में। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था? इसमें हमने डिस्कस किया था टू नेशंस थ्योरी। फिर हमने डिस्कस किया था टू पाकिस्तान, दो पाकिस्तान जो हमारे देश से अलग होकर के बनाए गए थे। फिर हमने डिस्कस किया था कि क्या रिजल्ट निकल करके आया था पार्टीशन का या डिवीजन का, यानी कि जो हमारे देश का जो विभाजन किया गया था उसका क्या परिणाम निकल करके आया था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर इसमें हमने डिस्कस किया था पब्लिक डिसेंट क्या था, यानी कि जो जनता था, पब्लिक डिसेंट, जो जनता की जो असहमति थी उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेशन बिल्ड चैलेंजेस। इसमें हम 3 तरीके की चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो होगा हमारा वो होगा इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। दूसरा चैलेंज जो था जो हमारा दूसरा प्रॉब्लम था वो था डेवलपमेंट। और जो हमारा नेशंस बिल्ड चैलेंज था, इसमें एक चैलेंज आप ये भी रख सकते हैं, जितने भी जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, टोटल कितने थे? 565, उनको एक साथ रख करके एक अखंड भारत बनाना। यानी कि जो हमारा पहला चैलेंज था, देखिए जो पहला चैलेंज था वो था बिल्ड अ यूनाइटेड स्टेट। किसको मिला करके? जो प्रिंसली स्टेट थे उनको मिला करके। दूसरा चैलेंज था एक लोकतंत्र देश स्थापित करना, यानी कि हमारे अपने देश में लोकतंत्र को स्थापित करना। और तीसरा था विकास डेवलपमेंट, यानी कि आप हिंदी में कह लो तो हिंदी में क्या था? राष्ट्र निर्माण की चुनौती, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जो भी चुनौतियां थी। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें जो पहला था आपका वो क्या था? अखंड भारत स्थापित करना, यानी कि अखंड भारत का निर्माण। दूसरा था लोकतंत्र स्थापित करना, लोकतंत्र की स्थापना, यानी कि लोकतंत्र स्थापित करना। और तीसरा चैलेंज क्या था? तीसरा चैलेंज था विकास का, डेवलपमेंट का। ये रहा आपका इंग्लिश में जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, और ये पॉइंट्स हम हिंदी में भी डिस्कस, यानी कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे, और कौन सा टॉपिक होगा उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो ये रहेगा कि क्या प्रॉब्लम्स थे प्रिंसली स्टेट को हमारे साथ जो जोड़ने में, उनको एक यूनाइट करने में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट। हिंदी में अगर इसको कहें तो हिंदी में क्या कहेंगे? रजवाड़ों की संख्या, सॉरी समस्या।
रजवाड़ों की समस्या। देखो अगर हम रजवाड़ों की बात करते हैं, जिसे हम प्रिंसली स्टेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिंसली स्टेट, तो इसका मतलब होता है वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां पर राजा का शासन था, जहां पर इसका शासन था, राजा का। राजा का शासन था। तो क्या क्या प्रॉब्लम थी जब हम जितने भी जो प्रिंसली स्टेट थे उनको जो यूनाइट किया जा रहा था इंडिया के साथ, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारी कंट्री के आयरन मैन भी हैं, या जिसे हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, उनकी क्या भूमिका रही थी हमारी कंट्री को यूनाइट करने में, इंडिया को यूनाइट करने में जो उनका रोल रहा था, उसके बारे में भी हम इसमें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर आज की वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस क्या था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके आगे का जो टॉपिक होगा हम उसको लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो आज अभी जो हमारा पहला टॉपिक है लेक्चर 2 का, वो था, वो क्या है, नेशन बिल्डिंग चैलेंज। बिल्डिंग चैलेंज यानी कि अगर हम हिंदी में बोले तो जब हमारे देश का निर्माण किया जा रहा था, यानी कि एक अखंड भारत का निर्माण किया जा रहा था, तो उस टाइम पे क्या क्या चुनौतियां आई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, निर्माण की चुनौतियां। चुनौतियां, अब देखो अगर हम बात करते हैं जब हमारा कंट्री क्या था, कॉलोनियल था, यानी कि गुलाम था, उपनिवेश था, किसका, ब्रिटेन का। तो उस टाइम पे क्या है, हमारी कंट्री, फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि हमारी कंट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, यानी कि इंडिया हैज डिवाइडेड, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। अब वो 3 पार्ट्स में जो डिवाइडेड था वो कौन कौन सा था, पहला था आपका ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। दूसरा था पाकिस्तान रीजन वाला, पाकिस्तान। और तीसरा था आपका, या बात करते हैं जो तीसरा था वो था प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट। अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो जिसे हम ब्रिटिश भारत कह सकते हैं, पाकिस्तान को पाकिस्तानी कहेंगे, प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है रजवाड़े, यानी कि वो जगह जहां पर राजा का शासन हुआ करता था। तो जब हमारा देश को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया गया 15 अगस्त के मिड नाइट को, मिड नाइट 1947 को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, डिक्लेयर किया गया कि इंडिया आज से क्या है, एक इंडिपेंडेंस नेशन है। इंडिया वॉज इंडिपेंडेंस नेशन। तो जब भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया था तो उसके साथ साथ कुछ चीजें और भी घोषित की गई थी। उस टाइम पे अगर बात करें तो प्रिंसली स्टेट जो थे वो हमारे कंट्री के अंदर टोटल 565 क्या थे, प्रिंसली स्टेट थे। तो ब्रिटेन के द्वारा ये कहा गया कि इंडिया का जो पार्टीशन है वो 2 पाकिस्तान में किया जाएगा। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फिर एक बार बता देता हूँ। एक था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा था हमारा ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान, आज के टाइम पे हम वेस्ट पाकिस्तान को ओनली पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और ईस्ट पाकिस्तान को हम आज के टाइम पे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और कब से, 1971 के बाद से। तो प्रिंसली स्टेट
में जो जितने भी जो राजाएं थे उनको ये कहा गया था या तो वो पाकिस्तान या तो वो क्या मिले भारत के साथ यूनाइट हो जाए यानी कि भारत में मिल जाए या पाकिस्तान के साथ मिल जाए वो, और तीसरा ऑफर उनके पास ये था या तो अपना क्या कर ले एक इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर कर ले, खुद को इंडिपेंडेंस नेशंस डिक्लेयर कर ले। ये 3 ऑफर दिए गए थे प्रिंसली स्टेट को। तो ये जितनी भी जो प्रिंसली स्टेट थे उनको यूनाइट करने में हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, हमारी कंट्री के जो आयरन मैन है डॉक्टर यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके द्वारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था। इसलिए महात्मा गांधी जी के द्वारा उन्हें क्या है आयरन मैन की एक उपाधि भी दी गई थी, और जिसे हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। जिस तरीके से बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट किया था, आप 10th क्लास के में जब यूनिफिकेशंस ऑफ यूरोप के बारे में पढ़ोगे तो उसमें आप बिस्मार्क के बारे में भी पढ़ोगे, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। तो जो बिस्मार्क था उसने जर्मनी को यूनाइट करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक उसी तरीके से हमारी कंट्री को यूनाइट करने का काम किसने किया था, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसीलिए हम उन्हें बिस्मार्क ऑफ द इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारी कंट्री के जो लीडर्स थे उनके सामने जो बेसिक प्रॉब्लम्स निकल के आई थी वो क्या निकल के आई थी कि अपनी कंट्री को कैसे यूनाइट करना है। अब देखो ये तो हमारी कंट्री के पार्ट डिविजन्स थे। इसमें बात करते हैं जो 3 चैलेंजेस थे। पहला चैलेंजेस यही था इसमें कि किस तरीके से इंडिया को एक यूनाइट किया जाए। पहला चैलेंजेस क्या था इसमें कि किस तरीके से इंडिया को बिल्ड किया जाए, बिल्डिंग अ यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड आप इंडिया के फॉर्म में कर लीजिए, यानी कि भारत को किस तरीके से अखंड राज्य बनाया जाए। इसमें आप ये भी कह यानी कि आप इसे हम हिंदी में कहें कि अखंड भारत का निर्माण। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अखंड भारत का निर्माण। तो अगर हम अखंड भारत निर्माण की बात करते हैं तो देखिए ये चीज मैंने अभी आपको बताया, इसी पॉइंट का है कि हमारी कंट्री उस टाइम पे क्या थी, 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, ब्रिटेन, पाकिस्तान और प्रिंसली स्टेट। तो जब हमारी कंट्री का पार्टीशन कर दिया गया था तब उसके बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज निकल के आया था कि जितनी भी जो 565 जो प्रिंसली स्टेट है, क्या है प्रिंसली स्टेट, उसको किस तरीके से यूनाइट किया जाए अपनी कंट्री में और निर्माण किया जाए एक अखंड भारत का। तो पहला चैलेंजेस ये निकल के आया। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। तो उनके द्वारा जितने भी जो रजवाड़े थे जो भारत में शामिल होना चाहते थे तो उनके साथ मिलकर के क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जिस एग्रीमेंट पे साइन किया गया उसको नाम दिया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज निकल के था कि हम इन रजवाड़ों को एक साथ मिला करके किस तरीके से एक अखंड भारत का निर्माण करें। उसके बाद जो दूसरा चैलेंज था हमारे पास नेशंस बिल्डिंग में कि इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना। अब देखो इसमें भी हमारा देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। जब हम 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारी कंट्री में अनएजुकेटेड यानी कि जो लिटरेसी रेट थी वो काफी ज्यादा कम थी। फिर बात करते हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा थी, डेवलपमेंट नहीं थी, नॉलेज नहीं थी लोगों के पास। तो ऐसी कंडीशंस में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर पाना एक किसी चैलेंज से कम नहीं था। अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी कंट्री की जो लिटरेट थी यानी कि लिटरेसी रेट थी वो काफी ज्यादा क्या थी तो कम थी, काफी ज्यादा
कम थी। तो जिसकी वजह से, और हमारा देश उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्या था, गरीब भी था, यानी कि हमारी कंट्री में पुअर्स गरीबी ज़्यादा थी। तो जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना था ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारी कंट्री के लिए। तो हम आज़ादी के बाद यानी कि 1950 से लेकर के 1951 के बीच में हमने अपना एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कंडक्ट कराया था। यानी कि जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसके बाद हमने 1950 से लेकर के 1951 के बीच में हमने पहला अपना इलेक्शंस कंडक्ट कराया था। उस टाइम पे जो वेस्टर्न कंट्री थे उनके द्वारा ये कहा गया था कि अब इंडिया जैसी भी जो पुअर कंट्री है वो डेमोक्रेसी वाली गेम खेलेगी। लेकिन आज हम 76 डेमोक्रेटिक, आज हम इंडिपेंडेंस के 76 ईयर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज भी हमारी कंट्री में एक सक्सेसफुली डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश है। तो जब हमने डेमोक्रेसी की बात रखी थी कि इंडिया क्या बनेगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा, तो उस टाइम पे क्या था, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्या था, एक चैलेंजेस से कम नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में एक तो लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा कम थी, हमारी कंट्री में पुअर्स लोग काफ़ी ज़्यादा थे। तो इस सिचुएशंस में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर पाना एक काफ़ी ज़्यादा टफ काम था। लेकिन उसके बाद भी हमने क्या किया, एक सक्सेसफुली और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र को स्थापित करने वाला आज के टाइम पे हम एक देश हैं। उसके बाद जो तीसरा चैलेंजेस निकल के आ रहा था वो था डेवलपमेंट का। किसका था? डेवलपमेंट, यानी कि विकास का। यानी कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे भी पहले जो इतने भी जो लीडर्स थे उन सब के सामने एक जो चैलेंजेस थे और जो जिसके लिए सभी एग्री थे वो था डेवलपमेंट, कि किस तरीके से हमें अपने देश का विकास करना है। क्योंकि उस टाइम पे विकास इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और एक चैलेंजेस वाला काम था क्योंकि हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट और जो पुअर्स की जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा अधिक थी। तो वहाँ पे ज़रूरत था कि हम अपनी कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार लाएं, यानी कि अपनी कंट्री की लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करें। जो पुअर्स लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जो लोग गरीबी में अपना जीवन जी रहे थे, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड में सुधार लाया जाए। तो इसीलिए जो तीसरा सबसे बड़ा चैलेंजेस निकल के आ रहा था हमारे नेशंस बिल्ड के लिए वो क्या था? डेवलपमेंट का, यानी कि विकास का। तो जैसे जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें वर्ल्ड की सबसे बड़ी, पांचवी से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये टाइम टू टाइम इसलिए हो पाए, आज हम इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट इसलिए कर पाए क्योंकि जब हमारी कंट्री के जितने भी जो लीडर्स थे उन्होंने फोकस किस पे किया था, साथ साथ में डेमोक्रेसी के साथ साथ में, कि हमें फोकस डेवलपमेंट पे भी करना है, यानी कि पहले देश का विकास करना है। तो ये 3 चैलेंजेस थी स्टार्टिंग में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। फिर बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स थी प्रिंसली स्टेट के बारे में, यानी कि रजवाड़े की क्या प्रॉब्लम्स थे। द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट यानी कि अगर हम इसे बात करें, रजवाड़ों की समस्या। रजवाड़ों की समस्या। तो पहला जो चैलेंजेस था वो ये था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उस टाइम पे जो ब्रिटेन थे, जो ब्रिटिश लोग थे जिनका कंट्रोल था हमारे देश पे, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था, यानी कि उनके द्वारा ये घोषणा कर दी गई थी कि जो प्रिंसली स्टेट या तो भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या खुद का अपना इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर करना चाहते हैं, या खुद का अपना इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर करना चाहते हैं, यानी कि खुद को अपना एक अलग राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं प्रिंसली स्टेट।
स्टेट आल्सो बिकम, आल्सो या तो वो खुद का अपना क्या बना सकते हैं, अपना खुद का एक राष्ट्र बना सकते हैं। तो जितनी भी जो प्रिंसली स्टेट थे उनको ये अधिकार दिया गया था कि या तो वो पाकिस्तान में मिल जाए, या तो वो इंडिया में मिल जाए, या वो क्या कर ले, अपना खुद का एक इंडिपेंडेंस नेशन बना ले, इंडिपेंडेंस नेशंस बना ले। ये राइट्स किसको दिया गया था, ये राइट्स दिया गया था प्रिंसली स्टेट्स के पास था। तो जो प्रॉब्लम थे वो यहीं से निकल करके आई, क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री में उस टाइम जो प्रिंसली स्टेट की जो संख्या थी वो कितनी थी, 565 थे। तो जैसे ही ये अधिकार प्रिंसली स्टेट को दिया गया तो उसमें से बहुत से ऐसे प्रिंसली स्टेट थे वो तो पाकिस्तान में जाना चाहते थे और कुछ अपने आप को इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर करना चाहते थे, यानी कि अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहते थे। तो इस टाइम पे क्या था, जो हमारे कंट्री के जो पहले यानी कि होम मिनिस्टर थे, आप बात कर सकते हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनके द्वारा जितने भी जो प्रिंसली स्टेट है, यानी कि बात कर सकते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट है, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनके साथ कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो बातचीत के बेस पे अगर एग्री, जो प्रिंसली स्टेट बातचीत के थ्रू एग्री हो गए थे इंडिया में शामिल होने के लिए, इंडिया के साथ यूनाइट होने के लिए, उनको बातचीत से करवा लिया गया था। और जिनसे फोर्सली अगर जो फोर्सली यूनाइट की जरूरत पड़ी थी तो वहां पे इंडिया के द्वारा फोर्सली भी यूनाइट करवाया गया था। अब जैसे कि हम बात करते हैं हैदराबाद, तो हैदराबाद का जो निज़ाम था वो इजीली कन्विंस नहीं हुआ किसके लिए, इंडिया के साथ शामिल होने के लिए, इंडिया के साथ यूनाइट होने के लिए। क्यों, क्योंकि जो हैदराबाद का जो निज़ाम था वो किसके साथ यूनाइट होना चाहता था, पाकिस्तान के साथ यूनाइट होना चाहता था। तो वहां पे हमारे सरदार जो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके द्वारा क्या है, थोड़ा सा सूझबूझ के साथ और अपनी चतुराई के साथ क्या किया कि हमने जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनको भी कन्विंस किया कि आप इंडिया के साथ ही शामिल होइए, ना कि पाकिस्तान के साथ। तो हमने कंडीशंस के अकॉर्डिंग किया है, प्रिंसली स्टेट के साथ बातचीत की, उनको समझाया, कन्विंस करने की कोशिश की, और आज जाकर के 565 प्रिंसली स्टेट के साथ इंडिया क्या है, एक यूनाइट नेशंस है और दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड की यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट 7th कंट्री है आज के टाइम पे हमारी कंट्री। जब हमारी कंट्री को यूनाइट किया गया था उस टाइम पे वेस्टर्न कंट्री के द्वारा एक बात और कही गई थी, वेस्टर्न कंट्री की बात कर लें या आप ब्रिटेन की बात कर लें, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि इंडिया ज़्यादा दिन तक इन प्रिंसली स्टेट को एक साथ यूनाइट करके नहीं रख पाएगा, आने वाले टाइम पे इंडिया के और भी डिविजन्स होंगे। तो हमने उनकी ये स्टेटमेंट भी आज के टाइम पे गलत प्रूफ कर रखी है। आज भी हम क्या है, एक साथ यूनाइट कंट्री हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री, यानी कि दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है हमारे पास। जो भी आज़ादी के बाद जो भी हमने डिसीजंस लिए थे और जो भी क्रिटिसाइज किए गए थे अदर कंट्री के द्वारा, वेस्टर्न कंट्री के द्वारा, यूरोपीय कंट्री के द्वारा, तो उसके बाद भी क्या है, हमने उनके स्टेटमेंट को गलत साबित करते हुए दुनिया के सामने एक मोस्ट पावरफुल नेशंस के रूप में आज के टाइम पे खड़े हैं। फिर बात करते हैं कि इसी में अगर जो बात करें कि जैसे ही जो पार्टीशंस हुए थे, यानी कि फिर बात कीजिए कि जितने भी जो विभाजन से हुए, जो जब हमारी कंट्री का पार्टीशंस हुआ था उस टाइम पे जितने भी जो डिस्ट्रॉयज हुए थे, जितने भी जो प्रॉपर्टीज लॉस हुई थी, पीपल्स मारे गए थे, के बाद भी मौजूदा जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि हम अपने 565 प्रिंसली स्टेट को कैसे यूनाइट करें। तो भारत में किस तरीके से उन्हें यूनाइट किया जाए, तो और एक अखंड भारत, एक यूनाइट नेशंस का निर्माण किया जाए। तो इस प्रक्रिया, यही जो प्रोसेस था, ये किसके द्वारा इस प्रोसेस को किया, यूनाइट करने का जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था। अगर हम बात करते हैं जो सरदार, जो मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड नेशन
इंटीग्रेशन। स्पेलिंग इसकी करेक्ट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रीय एकता के बारे में। तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके द्वारा क्या है, जितने भी जो रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट थे, उनके साथ क्या है, एक लचीलापन यानी कि एक फ्लेक्सिबल तरीके से बातचीत की गई थी और उन्हें कन्विंस किया गया था कि वो इंडिया के साथ यूनाइट हो जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या है, सामान्य बातचीत और बल प्रयोग दोनों तरीकों के यानी कि जरूरत के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रिंसली स्टेट को कन्विंस किया कि वो हमारे साथ यूनाइट हो जाए। और जितने भी जो प्रिंसली स्टेट थे, जब वो एग्री हो गए कि वो भारत के साथ यूनाइट हो जाएंगे, तो उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे क्या कराया गया था, साइन कराया गया था। इस पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विलय पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, विलय पत्र। विलय पत्र पर क्या करवाया गया था, साइन करवाया गया था। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन हमारा इतना ही है। इसके बाकी के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को नेक्स्ट वीडियो में काफी थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। फिर जो ज्यादातर जो रजवाड़े थे, ज्यादातर जो प्रिंसली स्टेट थे, वो भारत में शामिल होने के लिए राजी तो हो गए, पर कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो भारत में यूनाइट होने के लिए कन्विंस नहीं हुए थे। तो हम उन प्रिंसली स्टेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि इजिली कन्विंस नहीं हुए थे हमारी कंट्री के साथ यूनाइट होने में। इसमें हम जम्मू कश्मीर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आज के टाइम पे ऐसा कौन सा कारण है कि जम्मू कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है। फिर हम इसमें ये हैदराबाद के बारे में डिस्कस करेंगे, मणिपुर के बारे में डिस्कस करेंगे और यानी कि जम्मू कश्मीर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाकी के जो टॉपिक्स होंगे हम उसको लेक्चर 4 में कंप्लीट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको हम लेक्चर 3 में डाउट को क्लियर करेंगे, तब उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशंस देना हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।